तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं देवनागरी लिपि के सेकंड पार्ट के बारे में। देवनागरी लिपि के गुण और दोषों के बारे में बात करेंगे इसमें, और प्रभाव क्या मिलता है और अन्य बिंदु जो संशोधन हुए थे, क्या कौन से स्थान पर कौन सा चिन्ह यूज होगा, ये सारी बातें बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देवनागरी लिपि के गुण। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण नहीं होते हैं, मतलब साइलेंट वर्ण नहीं होते हैं। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना साइलेंट वर्ण वर्ण, वो नहीं होते यहाँ। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध प्रयोग किया जाता है। स्वरों को अलग वर्गीकृत किया जाता है और व्यंजनों को अलग वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग एक सा ही रहता है। जैसे इंग्लिश में तो JUG जू होना चाहिए था, तो ये कहते हैं जग कहते हैं इसको, ठीक है, ऐसे करके। तो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, सारी चीज़ें ऐसी ही चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में संयुक्त अक्षरों को मिलाकर लिखने की विशेषता है। जैसे कैसे संयुक्त अक्षर, जैसे ऐसे करके मिला दिया, ऐसे करके, तो संयुक्त अक्षरों को मिलाने की वो होती है, इसमें प्रवृत्ति रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ण होगा, एक ही ध्वनि, एक ध्वनि संकेत के लिए एक ही वर्ण होगा, ठीक है। जैसे क लिखा तो क ऐसे ही लिखा जाएगा, क ख नहीं बन जाएगा, ऐसे करके नहीं लिखेंगे इसको। क के लिए यही चिन्ह निर्धारित है तो यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि जो वर्णोच्चारणात्मक लिपि है, जिसमें लचीली लिपि है, बहुत सारे आगत वर्ण भी जुड़ गए हैं इसमें, जैसे क जुड़ा है, ख, ग, ज, फ, ये फारसी वर्ण कहलाते हैं ये। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का व्यापक क्षेत्र है। जैसे किसमें है? देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा की लिपि, देवनागरी लिपि मराठी, हिंदी, ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं। भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है करके, अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट है दोष। दोषों के बारे में बात करेंगे। देवनागरी लिपि के दोष, जो अनावश्यक वर्ण है, जैसे री हो गया, लिर हो गया, श हो गया, बहुत लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं क्योंकि अटपटे से वर्ण है ना। कौन सा री कह रहा है, कौन सा लिर कह रहा है, कौन सा श कह रहा है, किसी को पता थोड़ा ना चलेगा। सिरोरेखा को अनावश्यक मानते हैं कई लोग। सिरोरेखा मैंने कल ही बताया था, ये जैसे करण लिखा है, ये इसके ऊपर जो रेखा है ये सिरोरेखा कहलाएगी, और ये जो क में ये खड़ी पाई कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, चारों ओर मात्रा का प्रयोग होता है इसमें। चारों ओर मात्रा का प्रयोग होता है, देखिए यहाँ ऊपर हुआ है, यहाँ नीचे हुआ है, यहाँ साइड में हुआ है, ये यहाँ आगे हुआ है, देखिए चारों तरफ मात्राओं का प्रयोग होता है। रॉ के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है। एक ये वाला रॉ होता है, फिर एक ये वाला रॉ होता है, फिर ये वाला रॉ होता है, एक सिंपल रॉ होता है। उन सब में जैसे प्रयोग हो गया, कर्म हो गया, ऐसे लिखने में थोड़ा वो भ्रम हो गया, जैसे भ्रम लिखा गया है, तो कौन सा रॉ होगा, स्थिति थोड़ी वो रहती है, भ्रम की स्थिति। द्विरूप वर्णों में और समरूप वर्णों में भ्रम की स्थिति रहती है। जैसे कई सारे वर्ण ऐसे हैं कि द्विरूप टाइप के लगते हैं या समरूप टाइप के लगते हैं। जैसे श हो गया, कौन से सौ की बात हो रही है, ये ये 300 होते हैं। फिर बहुत सारे चीज़ें होती हैं ऐसी जो समझ में नहीं आ पाती। द्विरूप और समरूप वर्णों में भ्रम की स्थिति होती है, ठीक है। त्वरतापूर्ण लेखन नहीं हो पाता। जैसे इंग्लिश में हम ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही सेंटेंस में एक ही बिना हाथ उठाए लिख सकते हैं, तभी कहते हैं कि त्वरतापूर्ण लेखन ना होना इसका दोष है। टंकण और मुद्रण में कठिनाई होती है। जो इसके शब्द होते हैं ना, इंग्लिश में तो ठीक ही है, वो तो ABCD कुछ भी छाप दो तो छप जाता है आराम से, लिखने में भी कठिनाई नहीं होती है। तो टंकण में इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई चिन्ह तो मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। अखिल भारतीय लिपि को बनने की क्षमता नहीं है इसमें। अखिल भारतीय लिपि बनने की क्षमता नहीं है इसकी, जो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। देवनागरी लिपि में गुजराती, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी, फारसी का भी जो प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे फारसी का क्या, जैसे नुक्ता चिन्ह, जैसे क आ गया, क के नीचे नुक्ता हो गया, ख आ गया, ख के नीचे नुक्ता हो गया, ये फारसी भाषा का हो गया, ठीक है। फिर
मराठी और अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और ये गुजराती का कैसे देखने को मिलता है, गुजराती में ये सिरोरेखा नहीं होती है। तो कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, हाँ, जैसे ये चलिए माना कि का लिख दिया तो ऊपर से सिरोरेखा नहीं लगाते हैं, तो गुजराती का भी प्रभाव देखने को मिलता है। बांग्ला का कैसे मिलता है, चौकोर लेखन, चारों ओर चिन्ह लगाने को मिलते हैं ना, वही हो गया। और फारसी का मैंने बता ही दिया है, ये सब प्रभाव देखने को मिलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, नागरी लिपि आंदोलन के प्रत्येक नेता के रूप में किसे जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत दुर्दशा। ये पूछा जाता है जीएस वाले क्वेश्चन में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, भारत दुर्दशा पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, नागरी लिपि प्रचार के लिए सर्वप्रथम जो सभा बनाई गई थी कौन सी थी, नागरी प्रचारिणी सभा। ये 16 जुलाई 1893 में बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्यालय इसका काशी वाराणसी में है, ठीक है, मुख्यालय। संस्थापक इसके बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं और रामनारायण मिश्र जी हैं, और इन्हीं के साथ शिव कुमार सिंह भी थे, ठीक है, संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, नागरी प्रचारिणी सभा के रामकृष्ण दास जी थे। नेक्स्ट, 1896 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो त्रैमासिक हुआ करती थी, त्रैमासिक क्या होता है, 3 मास में छपती है, जो 3 माह में छपती है, ठीक है, प्रकाशन किया था इन्होंने 1896 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। संपादक इसके बाबू श्याम सुंदर दास जी, जिन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा ही 1896 में आर्य सभा पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, 1900 में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि को भी अदालत में समान अधिकार दिया जाए, ये बोला था। और नागरी लिपि को अदालत में प्रवेश कराने का श्रेय किसको जाता है, मदन मोहन मालवीय को जाता है। नेक्स्ट है, एक लिपि विस्तार परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। शारदा चरण मिश्र द्वारा हुई थी, और अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी के प्रथम प्रचारक के रूप में यही जाने जाते हैं, शारदा चरण मिश्र जी, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि सुधार समिति, यह 1947 में बनी थी, यूपी सरकार द्वारा बनाई गई थी। अध्यक्ष इसके आचार्य नरेंद्र देव, इनके बारे में आगे बात करेंगे, आचार्य नरेंद्र देव कौन थे करके। नेक्स्ट, नागरी लिपि परिषद, ये 1975 में नई दिल्ली में बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरी लिपि परिषद, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी देवनागरी वर्णमाला 1966, हिंदी जो वर्तनी का मानकीकरण किया गया 1967, और देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया गया 1983 में। यह शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन है, ये 3 के 3, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन किसके द्वारा हुए थे, देखिए, सर्वप्रथम गोविंद रानडे ने एक लिपि सुधार समिति महाराष्ट्र साहित्य परिषद की स्थापना करी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक ने 1904 से 24 तक प्रयत्न करके एक फ़ॉन्ट बनाया जिसे तिलक फ़ॉन्ट या केसरी फ़ॉन्ट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि काका साहब कालेलकर ने 12 खड़ी का सुझाव दिया। किसने, निम्न में से किसने 12 खड़ी का सुझाव दिया, तो काका साहब कालेलकर ने दिया। पर इन्होंने यह सुझाव दिया कि जैसे ओ है, आ है, यहाँ तक तो ठीक ही है, तो ई की जगह ऐसा न लिख करके इन्होंने कहा कि ई की ओ में मात्रा जोड़ी जाए, ऐसे करके, जैसे मैंने लिखा है ना, बड़ी ई की ओ में ही मात्रा जोड़ी जाए, ऐसे करके, ठीक है। ओ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, बाबू श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि 5 अनुनासिक हल व्यंजनों के संयोग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करा जाना चाहिए। जैसे अंक पहले ऐसे लिखा जाता था, अंक, ठीक है, तो अब ये अनुनासिक के रूप में प्रयोग, ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा तो अंक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अनुस्वार अनुनासिक के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, जब ये स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सुनीति कुमार चटर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने को कहा था, पर यह सुझाव किसी ने नहीं माना। क्यों मानेंगे यार, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने का सुझाव क्यों, सुनीति कुमार चटर्जी ऐसा बोलते थे, पर हुआ नहीं है। नेक्स्ट, कुछ और सुझाव दिए गए,
देवनागरी लिपि में सुधार समिति द्वारा 1947 में जो बनी थी, उसके द्वारा सुझाव दिए गए कि संयुक्ताक्षरों में आधे अक्षरों को आधा और पूरे अक्षरों को पूरा करके लिखा जाना चाहिए। जैसे ये प्रेम है तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, कहते हैं ये कि पर हेम, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो तभी ये सुझाव नहीं माना गया। ओ में सभी मात्राएं लगाई जाएँ, ठीक है, जाए जाए होना चाहिए यहाँ पे। तो ओ में ही जैसे फर्स्ट बारहखड़ी का सुझाव दिया था ना उन्होंने, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ओ आ ई ऐसे करके बनाया जाए, फिर बड़ी ऐसे करके लिखा जाए, तो ये किसी ने नहीं माना। और की बारहखड़ी को भ्रामक माना किसने, ये पूछा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव ने ये और की बारहखड़ी को भ्रामक माना था। देवनागरी लिपि सुधार समिति इन्हीं के द्वारा अध्यक्ष बनाए गए थे, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं। पहले तो थोड़ी और चीज़ बची है, उसको देखते हैं, फिर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, ठीक है। अनुनासिक पंचम वर्ण के संयुक्ताक्षरों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अनुनासिक पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण होते हैं ना लास्ट के, जो भी क ख ग घ अंगो आ गया, तो उसके स्थान पर जो भी आएगा अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट, ख को नीचे की ओर मिलाया जाए। जैसे ख आजकल ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे करके, तो ये कहते थे कि ऐसे लिखा जाए, मिला दिया जाए, ठीक है। लौ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए, ये भी था एक सुझाव। फिर लास्ट है, देवनागरी को मानक रूप देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम किया था, किसने किया था? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में, ठीक है। फिर जो ये सभी सुझाव थे ना, इसमें क्या हुआ था कि इन सभी सुझावों पर 1953 में विचार किया गया और कुछ संशोधनों के साथ इसे स्वीकृत कर लिया गया। इसकी अध्यक्षता की थी 1953 में जो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उसने यह जो स्वीकार करने लायक थे तो उन्हें स्वीकार किया गया, जो नहीं थे तो उन्हें वहीं पर ख़त्म कर दिया गया कि ये नहीं मान्य होंगे करके। तो इसी के साथ साथ एक और चीज़ बचती है, ई की मात्रा को भी पहले न लगाकर बाद में बड़ी ई की मात्रा की तरह लगाया जाए, ऐसा कहा जाता था पहले, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और जो जैसे ऊ ए आई वाली मात्राएं हैं ना, जैसे कू लिखा हमने, कू लिखा तो ऐसे कुचाल लिख सकते हैं, ऐसे चलिए कुचाल लिख लिया हमने, तो ये कू है ना जो, तो ये कहते थे कि थोड़ा दूर लिखा जाए ऐसे करके, ठीक है। और जैसे के लिख दिया हमने के, तो ये यहाँ पर ना हो करके थोड़ा दूर लिखा जाए ऐसे करके, ये भी किसी ने माना नहीं। क्यों मानेंगे, सभी अपनी अपनी जगह सही थे, पर जो सुझाव सही लगे तो वो सुझाव एक्सेप्ट भी किए गए, जो नहीं लगे तो वो ऐसे ही छोड़ दिए गए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आज ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।